शाम के वक्त मोर्चों में मुकम्मल सुकूत था, क्योंकि दुश्मन अपने तबाहाल ब्रिगेड को नई नफरी से असली शक्ल सूरत में लाने में मसरूफ था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो बी कंपनी के सूबेदार रुस्तम खान के साथ ए कंपनी के चुने हुए चंद जवान लड़ाका गश्ती पार्टी के लिए शुमाल की तरफ भेजने का फैसला किया गया। कंपनी कमांडर ने रजाकार मांगे तो बेशुमार जवान आगे आ गए। इंतखाब मुहाल हो गया। लांस नायक मुबीन भी रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रखकर सामने आ गया। वो कंपनी का बेहतरीन निशानेबाज था। कंपनी कमांडर उसे नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो पोजीशन में लड़ने के लिए ज्यादा मौजू था, लेकिन उसकी जिद काम कर गई और वो पेट्रोल के लिए मुंतखब हो गया। उसने पीटी शूज पहने हुए थे। बसद मुश्किल रजाकार मुंतखब हुए। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जिसे भी कहा जाता कि तुम पीछे रहो तो वो मायूस हो जाता। फौज में हुक्म चलता है, लेकिन ये सूरत ऐसी थी जहाँ कोई अफसर खुश्क से फौजी हुक्म से किसी सिपाही के जज्बात को मजरू नहीं करना चाहता था। इस पार्टी का मिशन ये था कि दुश्मन के दाएं फ्लैंक में खलबली मचाएं और रिपोर्टें फराहम करें। जब पार्टी बहुत आगे निकल गई तो उन्होंने दुश्मन की पूरी बटालियन को पेशकदमी करते देखा। उन्होंने पीछे हटने की बजाय उस बटालियन से टक्कर लेने की ठान ली। जंगों की तारीख में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं कि 8-10 सिपाहियों ने 1000 नफरी की बटालियन से दूबदू मार का लड़ा हो। ये मिसाल पाक फौज के सूबेदार रुस्तम खान और उसके जवानों ने वाहगा के मैदान में कायम की। उसने अपनी पार्टी को बखेर कर पोजीशन में कर दिया। पार्टी के साथ मर्दान का एक जवान सिपाही इसहाक यूसुफजई था, जिसके पास रॉकेट लॉन्चर था। ये हथियार टैंकों पर फायर किया जाता है। उसने एक आड़ में पोजीशन ले ली और सूबेदार रुस्तम खान से कहा कि वो उससे दूर हटकर आड़ ले। दुश्मन का अगला दस्ता इसहाक से 40-50 गज दूर रह गया तो उसने उसके दरमियान रॉकेट लॉन्चर का एक गोला फायर कर दिया। रॉकेट का धमाका खौफनाक होता है। जब रॉकेट दुश्मन के सिपाहियों के दरमियान फटा तो उसका और कोई नुकसान हुआ न हुआ, वो बिदक जरूर गया और उसे तोप का एक गोला समझकर रुक गया। मोहम्मद इसहाक ने फौरन दूसरा रॉकेट फायर किया और तेजी से पोजीशन बदलकर एक और गोला फायर किया। दूसरा रॉकेट लॉन्चर सिपाही आलम खान शहीद के पास था। उसने भी रॉकेट फायर करने शुरू कर दिए, जिसे दुश्मन तोप खाने का फायर समझता रहा और बौखला गया। सूबेदार रुस्तम खान ने इन चंद एक जवानों को इस तरह बखेर कर मशीन गन्नों का फायर करवाया कि दुश्मन उनकी सही नफरी का अंदाजा न कर सका। जवान मशीन गन की 2-4 बौछारें फायर करके पोजीशन बदल लेते थे। इस तरह दुश्मन की तवज्जो बिखर गई और वो छोटी छोटी झड़पें लड़ने पर मजबूर हो गया। अपनी पार्टी का वायरलेस सेट बिगड़ गया, इसलिए ये लोग पीछे कोई इत्तला न दे सके। दुश्मन की पेशकदमी रोकने में वो बहरहाल मसरूफ रहे। लांस नायक मुबीन शहीद के पास भी रॉकेट लॉन्चर था, जिसे वो फायर करता रहा। पार्टी के जवान इस कदर दूर दूर हो गए कि उन्होंने पूरी पलटन जितना इलाका जद में ले लिया। दुश्मन छोटी छोटी झड़पें लड़ लड़ कर परेशान हो गया था। रात 2:30 बजे तक तमाम जवान फायर करते रहे, फिर रेंगते सरकते पीछे हटते घुटने और कोहनियां लहूलुहान करके मोर्चों में वापस आ गए और रिपोर्ट दी कि उन्होंने दुश्मन की एक बटालियन की पेशकदमी रोक दी है। लेकिन बटालियन पसपा नहीं हुई। दुश्मन की ये बटालियन ए और बी कंपनी के मोर्चों पर हमला करने के लिए बड़ी आ रही थी। उसे शायद ये खुशफहमी थी कि उसने पाक फौज की पूरी बटालियन को भगा दिया है, लेकिन उसे मालूम न था कि वो पाक फौज के 8-10 जवान थे। दुश्मन की बटालियन ए और बी कंपनियों के मोर्चों के 100-150 गज तक आ गई। कंपनियों को खबरदार कर दिया गया था। उन्होंने दुश्मन को करीब आने की मोहलत देकर उसे आड़े हाथों ले लिया। उसी रात दुश्मन ने भसीन के अगले मोर्चों पर भी हमला कर दिया। उसकी एक कंपनी पाक फौज की एक और पंजाब रेजिमेंट की 2 प्लेटूनों में घिर गई। ये कंपनी निकल कर भाग न सकी। पीछे के मोर्चों से बलोच रेजिमेंट के क्रॉस फायर ने दुश्मन का बहुत नुकसान किया। दुश्मन ने दरअसल बैक वक्त दोनों अगली पोजीशनों पर हमला करने का तजुर्बा किया था, जो उसे बहुत महंगा पड़ा। 15 सितंबर की सुबह दुश्मन ने झुग्गियां गांव के करीब टैंक इकट्ठे कर लिए। उसने ये कार्रवाई रात के वक्त की थी। दुश्मन का हवाई ओपी फजा से हमारी पोजीशनों को देख रहा था। पाक फौज का एक ओपी खासा आगे था। उसने इत्तला दी कि दुश्मन दयाल और झुग्गियां के दरमियानी इलाके में एक ब्रिगेड को जमा कर रहा है, जिसके साथ टैंक भी हैं। इस असना में दुश्मन के टैंकों ने डोगरई के अगले मोर्चों पर गोलाबारी शुरू कर दी। हालात बता रहे थे कि दुश्मन बहुत बड़ा हमला करने वाला है। बाद में पता चला कि ये ब्रिगेड अगले मोर्चों को कुचलकर बीआरबी पार करने और शालमार बाग तक पहुंचकर मोर्चा बंद होने का पूरा साजो सामान यानी कश्तियां, ट्रक, पेट्रोल और एमुनिशन का जखीरा, पुल वगैरह साथ लाया था।
जो टैंक फायर कर रहे थे वो बी कंपनी यानी वाहगा रोड के दाएं तरफ थे, जहां से वो बी कंपनी को नजर नहीं आ सकते थे। ए कंपनी की पोजीशन से नजर आते थे लेकिन आरआर की जद से दूर थे। दिन के वक्त आरआर की जीप को आगे ले जाना पुरखतर था। टैंकों का मुकाबला टैंक ही कर सकते थे। चुनाचे मेजर अमीर अफजल खान और कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने बटालियन हेडक्वार्टर को सूरत हाल से आगाह किया। टैंकों ने कयामत बर्पा कर रखी थी। अपनी टैंक रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार शहीद बटालियन हेडक्वार्टर में ही थे। जरा सी देर के लिए सस्ता रहे थे। उनके कान में आवाज पड़ी कि दुश्मन के टैंक परेशान कर रहे हैं, तो वो उछल कर उठे और पीछे से अपने एक टैंक को बुलाकर ए कंपनी कमांडर की पोजीशन तक ले गए। वो खुद टैंक में नहीं बल्कि पैदल वहां तक गए थे। हालांकि उस इलाके में यूं सीना तान कर चलना दुश्मन की गोली को दावत देने के मुतरादिफ था। उन्होंने रबड़ के चप्पल पहने हुए थे। उन्होंने टैंक को निहायत अच्छी पोजीशन में करवाया और खुद बाहर खड़े होकर टारगेट बताया। निशाना देखा और एक गोला फायर किया, मगर गोला खता गया। जाफर शहीद ने मेजर अमीर अफजल खान से कहा, ओह बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया था, अब के सभी बिस्मिल्लाह पढ़ो। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरा गोला फायर किया तो गोला ऐसा ठिकाने पर लगा कि दुश्मन का एक टैंक जलने लगा। लेफ्टिनेंट जाफर शहीद ने नारे तकबीर लगाया और गनर को दूसरे टैंक का निशाना लेने की हिदायत की। निशाना देखा और फायर का हुक्म दिया। ये टैंक भी बर्बाद हो गया। दुश्मन का तीसरा टैंक तेजी से भाग गया। जाफर शहीद ने उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन गोला खता गया। दुश्मन ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर तोपखाने की बेहंगम गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी का ये मतलब भी हो सकता था कि वो अपने उस ब्रिगेड का हमला शुरू करने वाला है जो दयाल और झुग्गियां के दरमियानी इलाके में जमा था। ब्रिगेड को ब्रिज हेड से दूर ही रोकने के लिए पहले तो तोपखाने का फायर करवाया गया और साथ ही पाक फजाइया की मदद मांगी गई। जरा सी देर में पाक फजाइया के 6 सेबर तैयारे पहुंच गए। जो ही शहबाजों ने पाक फौज से टारगेट के मुताल्लिक हिदायत और रहनुमाई लेने के लिए मैदान जंग पर चक्कर लगाया तो दुश्मन ने तमाम तैयारा शिकन मशीन गन्नों से फजा को आग से भर दिया। तैयारों के आ जाने से अपने तोपखाने का फायर रोक दिया गया। फजा में तैयारों के इर्द गिर्द दुश्मन के इस कदर गोले फट रहे थे और मशीन गन्नों के ट्रेसर एमुनिशन ने आग के तारों का ऐसा घना जाल तन दिया था कि किसी तैयारे का फजा में ठहरना मुहाल नजर आ रहा था। लेकिन अपने शाहबाजों की शुजात का ये आलम था कि उन्होंने जो ही टारगेट के मुताल्लिक हिदायत ले ली, वो एक दूसरे के पीछे दुश्मन के ब्रिगेड पर गोते में चले गए। पहला तैयारा रॉकेट फायर करके ऊपर उठा तो जमीन से स्याह धुआं और शोले उठे। उसके पीछे दूसरा तैयारा गोते से उठा और जमीन से उठती स्याह काली घटाओं में इजाफा हो गया। जब 6 के 6 तैयारे एक एक झपटा मार चुके तो जहां दुश्मन का ब्रिगेड था वहां 2 मील के इलाके में सिवाय स्याह धुएं के कुछ नजर न आता था। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने अब भी फायर कर रही थी, लेकिन उनमें दहशत की वजह से कुछ कमी वाक़ हो गई थी। जमीन पर स्याह धुएं की वजह से कुछ नजर न आता था। शाहबाज एक ही हमले से मुतमईन नहीं थे। वो खतरनाक हद तक नीचे आने लगे और एक एक करके धुएं में गुम होने लगे। धुएं से उनकी मशीन गन्नों और रॉकेटों की गरज सुनाई देती थी। यकीन नहीं आता था कि वो ऊपर उठाएंगे। अब तो दुश्मन की ब्रिगेड की जगह धुएं में मुहीब शोले बुलंद होने लगे थे। दुश्मन का तोपखाना अचानक खामोश हो गया। अब मैदान जंग और फजा में पाक फजाइया के शाहबाजों की हुक्मरानी थी। ये पहला मौका था कि ए और बी कंपनी के जवान मोर्चों से बाहर निकल आए। उन पर अब ना तो कोई तोप गोले बरसा रही थी और ना कोई टैंक फायर कर रहा था, ना दुश्मन की किसी मशीन गन का मुंह उनकी तरफ था। 6 शाहबाजों ने कयामत बर्पा कर रखी थी। जवान इस दलेराना और बेमिसाल हवाई हमले पर खुश तो बहुत थे, लेकिन जब तैयारे गोते में आते थे तो जवानों पर सुकूत तारी हो जाता था, क्योंकि अपने तैयारे बहुत ही नीचे आने लगे थे। वो गर्दो गुबार में जाकर शिकार ढूंढते थे और जब अपना कोई तैयारा बहुत नीचे चला जाता तो पाक फौज के जवान बेसाख्ता हाथ उठाकर गिड़गिड़ाने लगते, या अल्लाह खैर, या अल्लाह इसे ऊपर उठा लेना। और जब तैयारा तबाही मचाकर ऊपर उठता तो जवान नारे लगाने लगते, ओ निकल आया, वो निकल आया। बाज जवान बेचैनी से अपने तैयारों को गिन रहे थे और आंखें सुकेड़ सुकेड़ कर गहरी घटाएं देख रहे थे। 1 2 3 4 5 इतने में उनका गिना हुआ पहला तैयारा फिर घटा में गोता लगा जाता और जवान परेशान होने लगते कि छठा शाहबाज कहाँ गया। थोड़ी देर बाद किसी मोर्चे से नारा बुलंद होता, वो रहा, 6 पूरे हैं। जवानों को यही एक परेशानी थी कि कोई तैयारा कम ना हो जाए और बाज जवानों ने तो बुलंद आवाज से कहना शुरू कर दिया, इन्हें कहो वापस चले जाएं, दुश्मन तबाह हो गया है। दुश्मन की तबाही का तो ये हाल था कि अब ये भी पता न चलता था कि नीचे जो धमाके हो रहे हैं वो दुश्मन का एमुनिशन आग में फट रहा है या अपने शाहबाजों के रॉकेट। अब तो हर सू घटाएं और शोले थे। शाहबाजों ने हमला खत्म किया और एक दूसरे के पीछे आखिरी गोते से उठते अपने अड्डे का रुख करने लगे। ए और बी कंपनी के जवान उन्हें गिन रहे थे। यकलख्त जवानों का गुलगपाड़ा खामोश हो गया और सबकी आंखें घटा में भटकने लगी, क्योंकि 5 तैयारे वापस गए थे, छठा नजर नहीं आ रहा था।
कोई जवान अपनी जबान से ये नहीं कहना चाहता था कि हमारा एक तैयारा तबाह हो गया है। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने उन्हें निशाना न बना सकती। फिर भी अपने शहबाजों की तबाही का खदशा बदस्तूर कायम था, क्योंकि वो इस कदर नीचे चले जाते थे कि अपने ही रॉकेटों के धमाके की जद में आ सकते थे। मोर्चों पर यास आलूद परेशान कुन सुकूत तारी था। सबकी नजरें सरहद पर छाई हुई थीं और आसमान की तरफ उठती हुई 2 मील वसी घटा में उलझी हुई थी। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, वो आ गया, छट्टा भी आ गया। देखा कि छट्टा तैयारा घटा से तीर की तरह निकल रहा था। उसने अपने अड्डे का रुख किया और नजरों से ओझल हो गया। ये तैयारे जो तबाही बर्पा कर गए थे वो उनके जाने के बाद भी जारी रही। ट्रक और लकड़ी की कश्तियां जलते हुए तड़ाख तड़ाख कर रही थीं और तमाम रात फटते हुए एमुनिशन के धमाके सुनाई देते रहे। मालूम होता था कि इस ब्रिगेड के साथ जरूरत से कहीं ज्यादा एमुनिशन था और पेट्रोल का कोई हिसाब न था। उसके शोले रात भर आसमान को छूते रहे। जंग के दौरान मेरी आदत बन गई थी कि मैं ज्यादातर वक्त अपने मकान की छत पर खड़े महाज की समत देखता रहता। रात का बेशतर हिस्सा भी छत पर खड़े गुजारता था। मेरा मकान ऐसी जगह था जहां से महाज पर फटते हुए गोलों की चमक नजर आती थी और आवाजें भी सुनाई देती। जिस रोज पिछले पहर इन 6 शहबाजों ने भारतीय ब्रिगेड पर हमला किया, मैं अपनी छत पर खड़ा था। मुझे तैयारे तो नजर नहीं आते थे, अलबत्ता स्याह घटा उठती देखी थी जिसे मैं बादल समझ रहा था और सोच रहा था कि अगर ये घटा बरस पड़ी तो मोर्चे पानी से भर जाएंगे। घटा उठती चली आ रही थी और गहरी होती जा रही थी। मैं शाम तक उसे देखता रहा। जब शाम गहरी होने लगी तो घटा में सुर्ख रोशनी भी नजर आने लगी। मैंने वो तारीख और वक्त नोट कर लिया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ये घटा पेट्रोल और एमुनिशन के जलने की है। मुझे मालूम करना था कि ये अपना जखीरा था या दुश्मन का। जब मैं महाज की तफसीलात लेने निकला तो चंद अफसरों से पूछा कि 15 सितंबर दिन के पिछले पहर किसका जखीरा उड़ा था। मुझे बताया गया कि वो दुश्मन का था और मुझे उस हमले की तमाम तर तफसीलात बताई गईं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 16 सितंबर की सुबह को भी ये घटा फजा में मौल्लक थी और शुमाल मगरिब की तरफ निहायत आहिस्ता आहिस्ता उड़ी जा रही थी। 15-16 सितंबर की दरमियानी रात ए और बी कंपनी की छोटी छोटी गश्ती पार्टियां आगे भेजी गईं। ये पार्टियां बहुत आगे निकल गईं। दुश्मन का एक ब्रिगेड तबाह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके पास नफरी की कोई कमी नहीं थी। उसने वाहगा के मोर्चों की कमी को फौरन पूरा कर लिया था। उसने हमला कर दिया। हमले का ज्यादातर जोर बी कंपनी की गश्ती पार्टी पर था, जिसका कमांडर हवालदार अमानत और नायब कमांडर लांस नायक लाची खान था। इस पार्टी ने बिखर कर मुकाबला किया। जवान पीछे हटने पर आमादा नहीं थे। हालांकि ये गश्ती पार्टी थी, उन्हें पीछे आ जाना चाहिए था, लेकिन उनके जज्बे का ये आलम था कि जहां दुश्मन से तसादुम हुआ, उन्होंने उसी को जिंदगी का आखिरी मार्का समझकर जान की बाजी लगा दी। हवालदार अमानत और सिपाही वली मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए। एक तो रात का वक्त था, दूसरे वो अपने साथियों से दूर अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। जब जख्मी हुए तो कोई उनकी मदद को न पहुंच सका, न वो हिलने जुलने के काबिल रहे। जख्म शदीद थे। लांस नायक मोहम्मद हुसैन भी, जो आउट पोस्ट के तौर पर पार्टियों के साथ था, शदीद जख्मी हो गया। ये तीनों इस कदर बेबस हो गए थे कि दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लांस नायक मुनव्वर हुसैन जालिंदर अस्पताल में होश में आया था। उसके जख्म तो ठीक हो गए, मगर वो जिस्मानी लिहाज से माजूर हो गया। इस पार्टी के लांस नायक लाची खान ने बिखरे हुए जवानों की कमान संभाल ली और जो बच रहे थे उन्हें कामयाबी से निकाल लाया और दुश्मन के मुतालिक जंगी अहमियत की मालूमात भी लाया। एक कंपनी की पार्टी जिसका कमांडर हवालदार अमीर था, दुश्मन के साथ झड़प लेकर वापस आ रही थी। इस पार्टी का सिपाही वजीर हुसैन शदीद जख्मी हुआ। उसे साथ ही उठा लाए और अस्पताल भिजवाया। उसका दायां बाजू हमेशा के लिए नाकारा हो चुका था। 16 सितंबर की सुबह तक दुश्मन डुगरई के ब्रिज हेड से मायूस हो गया था। उस तरफ वो नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान उठा चुका था। उसकी मायूसी का इजहार उसकी इस कार्रवाई से होता था कि 16 सितंबर की सुबह उसने हमलों का रुख रावी साइफन और भैनी की तरफ कर दिया। उस तरफ भी हमारी पोजीशन नहर से आगे थी। डुगरई और भैनी के दरमियान थोड़ा सा खला था जिसे गश्ती पार्टियों से पुर किया जाता था। दुश्मन की तवज्जो अब बाकी 3 रास्तों पर मरकूज हो गई। एक तो ये खला था, दूसरे भैनी का आरजी पुल और तीसरा रावी साइफन का रास्ता। उसने जो ताजा हमला किया उसका मकसद ये था कि लखन के और भसीन के दरमियानी इलाके में बलोच रेजिमेंट की अगली पोजीशनों को तबाह करे, या तो नहर पार करने के लिए भैनी का रास्ता साफ किया जाए और या फिर डोगरई में पहलू से दाखिल होकर डोगरई के सामने वाले ए और बी कंपनी के मोर्चों को अकब से तबाह किया जाए। इस मकसद के पेश नजर इंडियन एयरफोर्स के बहुत से तैयारों ने अगली पिछली पोजीशनों पर 3 हमले किए और फौरन बाद टैंकों को आगे बढ़ाया। इन टैंकों की वजह से उसने कुछ कामयाबी हासिल कर ली, जो इस लिहाज से अहम थी कि डोगरई के ब्रिज हेड को खतरा पैदा हो गया था।
दुश्मन उन्हें टैंकों से घेर सकता था। इस सूरत हाल से निमटने के लिए टैंकों को आगे करना जरूरी था। टैंक रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार हुक्म मिलते ही अपने 3 टैंक लेकर दुश्मन के बेशुमार टैंकों के मुकाबले के लिए मैदान में चले गए। उनकी क़यादत और ज़ाती शुजात का करिश्मा था कि इन 3 टैंकों ने दुश्मन के बेशुमार टैंकों की पेशकदमी इस तरह रोक दी कि दुश्मन के चंद एक टैंकों को तबाह कर डाला। लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। उसने लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार के टैंक को निशाना बना लिया। लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार वतन की दहलीज पर कुर्बान हो गया। उसकी याद कौम के सीने से कभी महव नहीं होगी और उसने जिंदगी का जो आखिरी मार्का लड़ा है उसकी याद दुश्मन के सीने से भी महव नहीं होगी। दुश्मन कभी नहीं भूलेगा कि पाकिस्तान का एक टैंक किस दलेरी से उसके टैंकों के दरमियान लड़ रहा था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।